गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उस दुनिया की जो हमारी नज़रों के ठीक सामने होती है, पर हमें अक्सर दिखाई नहीं देती। सोचिए, जब हम किसी दुकान में जाते हैं तो शेल्फ पर रखे प्रोडक्ट्स हमें एक शांत और व्यवस्थित दुनिया का हिस्सा लगते हैं, लेकिन सच तो ये है कि उस शेल्फ पर हर इंच जगह के लिए एक एक अदृश्य जंग चल रही होती है। बिल्कुल। और ये एक ऐसी जंग है जो विज्ञापनों से नहीं, बल्कि प्रोत्साहन, मनोविज्ञान और रणनीति के हथियारों से लड़ी जाती है। ये जंग है निर्माता और उस दुकानदार के बीच जिसे हम डीलर या रिटेलर कहते हैं। और आज हमारी चर्चा का विषय वही है, डीलर्स सेल्स प्रमोशन। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इस जंग की एक तरह से पूरी प्लेबुक जैसी है। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि ये प्रमोशन क्या है, बल्कि ये जानना है कि कंपनियां अपने डीलरों को जीतने के लिए किस किस तरह के दांव चढ़ती हैं। हम जानेंगे कि कब पैसे का लालच दिया जाता है और कब मनोविज्ञान का इस्तेमाल करके उन्हें अपना सबसे बड़ा सिपाही बना लिया जाता है। तो चलिए इस रणनीति के मैदान में उतरते हैं और इसे परत दर परत समझते हैं। तो डीलर सेल्स प्रमोशन की अगर हम मूल परिभाषा से शुरू करें तो ये है क्या असल में? मतलब सरल शब्दों में ये वो इंसेंटिव हैं जो मैन्युफैक्चरर अपने होलसेलर और रिटेलर को देते हैं। हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक छूट या इंसेंटिव नहीं है, ये एक पूरी रणनीति है। इसका लक्ष्य है सप्लाई चेन के हर सदस्य को, मतलब डीलर को, कंपनी के उत्पाद बेचने के लिए प्रेरित करना, उसे मोटिवेट करना। अच्छा, तो अब इसके उद्देश्यों पर आते हैं। स्रोत के हिसाब से इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं? देखिए, मुख्य तौर पर 4 उद्देश्य हैं। पहला, उत्पाद में डीलर की रुचि बढ़ाना। दूसरा, उन्हें बड़ी मात्रा में, मतलब बल्क में सामान खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना। ओके, बल्क परचेजिंग। हाँ। तीसरा, ये सुनिश्चित करना कि दुकानों में उत्पाद का डिस्प्ले बेहतर हो। और चौथा, डीलरों को ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए, यानी पुश करने के लिए प्रेरित करना। ये चारों उद्देश्य तो सुनने में अलग अलग लगते हैं, पर क्या ये आपस में जुड़े हुए हैं? बिल्कुल जुड़े हुए हैं। यही तो पूरी साइकोलॉजी है। सोचिए, जब कोई डीलर बड़ी मात्रा में सामान खरीदता है, मतलब दूसरा उद्देश्य पूरा करता है। एग्जैक्टली, तो वो स्वाभाविक रूप से उसे जल्दी बेचने के लिए दुकान में बेहतर जगह पर रखता है, यानी तीसरा उद्देश्य बेहतर डिस्प्ले। और फिर वो ग्राहकों को उसे खरीदने के लिए ज्यादा प्रेरित भी करता है, यानी चौथा उद्देश्य ब्रांड को पुश करना। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये तो दिलचस्प है। तो अब बात करते हैं उन तरीकों की जिनसे ये उद्देश्य हासिल किए जाते हैं। हमारे स्रोत में 5 मुख्य तरीकों का जिक्र है। चलिए एक एक करके उन्हें समझते हैं। सबसे पहला है ट्रेड डिस्काउंट। हाँ, ट्रेड डिस्काउंट ये सबसे बेसिक टूल है। ये बड़ी मात्रा में खरीद पर डीलरों को दी जाने वाली कीमत में एक विशेष कटौती है। तो ये सीधे सीधे बल्क परचेजिंग वाले उद्देश्य को पूरा करता है। सही पकड़ा। ये डीलर के लिए मुनाफे का मार्जिन बढ़ाता है, जिससे वो उस उत्पाद को बेचने में ज्यादा दिलचस्पी लेता है। ठीक है, अगला तरीका है कैश डिस्काउंट। अब ये क्या है
और ये ट्रेड डिस्काउंट से अलग कैसे है? देखिए, कैश डिस्काउंट पेमेंट के तरीके और समय से जुड़ा है। अगर डीलर जल्दी या समय पर भुगतान करता है तो उसे ये अतिरिक्त छूट मिलती है। अच्छा, मतलब प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए एक इनाम जैसा? हाँ, एक तरह से। इससे निर्माता के पास कैश फ्लो बना रहता है और व्यापारिक संबंध भी मजबूत होते हैं। स्रोत में एक और मिलता जुलता तरीका है क्वांटिटी डिस्काउंट। हाँ, अब यहाँ मुझे थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ट्रेड डिस्काउंट भी बल्क परचेज पर है और ये क्वांटिटी डिस्काउंट भी, इनमें बारीक अंतर क्या है? ये बहुत ही अहम सवाल है। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट एक तरह से स्टैंडर्ड है जो सबको मिलता है, लेकिन क्वांटिटी डिस्काउंट एक स्पेशल ऑफर है। ये तब मिलता है जब डीलर एक बहुत बड़ी पहले से तय की गई मात्रा में सामान खरीदता है। ये डीलरों को अपनी सामान्य खरीद से कहीं ज्यादा खरीदने के लिए एक अतिरिक्त प्रोत्साहन है। अच्छा, तो ये कंपनी के बड़े स्टॉक को खाली करने में मदद करता है? एग्जैक्टली। ये एक आक्रामक चाल है। ये दिलचस्प है। अब आते हैं चौथे तरीके पर, जो है बोनस गुड्स। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण स्रोत में दिया गया है। बोनस गुड्स ये पैसे की सीधी छूट नहीं है, बल्कि मुफ्त में अतिरिक्त उत्पाद देना है। जैसे वो स्कीम होती ना, 10 खरीदें 1 मुफ्त पाएं। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। बिल्कुल। अब कहने को तो ये भी एक तरह का डिस्काउंट ही है, लगभग 10% का। तो फिर इसे अलग से क्यों, मतलब ये ज्यादा असरदार क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ मनोविज्ञान काम करता है। एक 10% का डिस्काउंट डीलर के कुल मुनाफे में घुल मिल जाता है, उसे महसूस नहीं होता। लेकिन जब उसे एक मुफ्त पेटी मिलती है तो वो एक भौतिक चीज है, एक फिजिकल आइटम। हाँ। और उस मुफ्त पेटी को जब वो बेचता है तो उससे मिला हर रुपया उसका 100% शुद्ध मुनाफा होता है। ये मुफ्त शब्द का जादू है। और मुझे लगता है कि ये डीलर के लिए बहुत आकर्षक हो सकता है। बहुत ज्यादा। मुफ्त में मिले उत्पाद को बेचने पर मुनाफा 100% होता है। कौन नहीं चाहेगा? सही बात है। और आखिरी तरीका है डीलर कॉन्टेस्ट। ये सुनने में काफी अलग लगता है, ये क्या है? ये सेल्स को गेमिफाई कर देता है, मतलब उसे एक खेल में बदल देता है। ये डीलरों के बीच एक प्रतियोगिता है जिसमें सबसे ज्यादा बिक्री करने वालों को पुरस्कार दिए जाते हैं। पुरस्कार मतलब पैसे या कुछ और? ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, इसमें प्रतिस्पर्धा और सम्मान की भावना भी जुड़ जाती है। ये डीलरों को सिर्फ उत्पाद खरीदने के लिए नहीं, बल्कि उसे सक्रिय रूप से बेचने के लिए प्रेरित करता है। तो कुल मिलाके हमने देखा कि डीलर सेल्स प्रमोशन एक बहुआयामी रणनीति है, जिसमें डिस्काउंट, मुफ्त सामान और प्रतियोगिताओं जैसे कई तरीकों का इस्तेमाल होता है। हाँ, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उत्पाद फैक्ट्री से निकलकर ग्राहक के हाथों तक प्रभावी ढंग से पहुंचे। और मुझे लगता है कि यह पूरी प्रक्रिया निर्माता और डीलर के बीच के रिश्ते को भी परिभाषित करती है। बिल्कुल। ये केवल सामान बेचने और खरीदने का मामला नहीं है, ये एक साझेदारी बनाने की कोशिश है जहां दोनों पक्षों को फायदा हो। बिल्कुल सही कहा। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल को समाप्त करते हुए एक विचार श्रोता के लिए छोड़ते हैं। हमने देखा कि इन सभी तरीकों का, चाहे वो डिस्काउंट हो, मुफ्त सामान हो या कोई भव्य प्रतियोगिता, एक ही मकसद है, डीलर को किसी खास ब्रांड को दूसरे ब्रांडों पर तरजीह देने के लिए प्रेरित करना। यही इस पूरी रणनीति का सार है। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि निर्माता और डीलर के बीच चल रही इस दिमागी और वित्तीय जंग में ग्राहक कहाँ खड़ा है? जब हम एक दुकान में जाते हैं और दुकानदार हमें एक खास ब्रांड खरीदने की सलाह देता है, तो क्या वो सलाह वाकई हमारे लिए सबसे अच्छी होती है, या फिर वो उस अदृश्य प्रतियोगिता का नतीजा होती है जिसका इनाम एक विदेश यात्रा हो सकती है? इस खेल में क्या ग्राहक वो राजा है जिसे सर्वोत्तम विकल्प मिलते हैं, या सिर्फ एक प्यादा जिसे ये भी नहीं पता कि उसकी चालें पहले से ही तय की जा चुकी हैं?